कि वो खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नहीं है। इसकी वजह कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो एक्सटेंडेड मीटिंग हुई थी उसके बाद जब कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कर दिया था, आज सुबह अपनी तकरीर में उन्होंने उसको दोहराया। लेकिन एक बात तय है कि आइंदा इंतखाबात कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी की क़यादत में लड़े जाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और वजीर आजम के ओहदे के भी वही उम्मीदवार है, ये बात अलग है कि ये बात सही नहीं है। कुर्बानी साहब, सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए कौन सा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने मोदी को सामने रखा है, बीजेपी के पास भी अब कोई चेहरा बचा नहीं था सिवाय मोदी के। तो क्या लगता है आपको, मोदी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया वजीर आजम के ओहदे के लिए, कांग्रेस बाकायदा तौर पर नाम क्यों जाहिर नहीं कर रही? क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, ये वजूहात बिल्कुल साफ है और सही भी है काफी हद तक। एक तो कांग्रेस पार्टी में कभी ये रिवायत नहीं रही कि वो अपने वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार का ऐलान करे। ये रिवायत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। अब मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरी तरीकेकार है उसके खिलाफ है, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन ये कहता है कि वजीर आजम वो होगा जिसे नवमुंतखब लोकसभा के मेजोरिटी के एमपीज जो है वो अपना लीडर चुनेंगे। ये बहुत वजाहत के साथ कही गई है ये बात, और हमेशा ये होता रहा है। जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के तकरीबन 17 साल वजीर आजम थे, तकरीबन 15 बरस वो चुने हुए वजीर आजम थे, चुन करके आए थे। 52, 57 और 62 के 3 आम इंतखाबात उनकी क़यादत में कांग्रेस पार्टी में लड़े थे और जीते थे। कभी उनको ये जरूरत नहीं पड़ी कि उन्हें ये कहा जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार है। यही सिलसिला इंदिरा गांधी साहबा के साथ था। वो भी जब कांग्रेस पार्टी की वजीर आजम इंतखब कर ली गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इंतखाबात से पहले कर ली गई थी और बाद में उन्होंने इंतखाबात किए, और उनकी के दौर में जब कोई भी इंतखाबात हुए ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी। यही सिलसिला राजीव गांधी के जमाने में भी भारतीय जनता पार्टी की आपको याद दिलाऊं जी, 96 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी उसके वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नहीं थे, और उसके बाद से लगातार ये कोशिश की गई। 2004 में भी, हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और उसके फौरन बाद में एक तरह से पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए। लेकिन 2009 में अडवाणी साहब को किया गया वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार, और अब आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को किया गया। तो ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि कांग्रेस को डिफेंसिव पे रहा। लेकिन कांग्रेस ये आज अच्छा काम किया कि बिना ये कहे हुए कि राहुल गांधी उनके वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए इसकी वजाहत की। जी कुर्बानी साहब, जिस तरह से एआईसीसी के इजलास में बातें कही गई, युवाओं पर ध्यान दिया गया और खवातीन के लिए खासकर उनके हुकूक की बात की गई, चाहे रिजर्वेशन की हो या फिर चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की गई है, क्या आपको नहीं लगता कि 4 रियासतों में जिस तरह का झटका कांग्रेस को लगा है, कांग्रेस अब सबसे पहले अपने कारकुनों, अपने लीडरों पर ध्यान दे रही है ताकि जो बट न जाए? जिस तरह का सियासी भूचाल आया है पूरे मुल्क में, आम आदमी पार्टी को ले ले या मोदी का चेहरा सामने रखकर लोगों को खौफजदा या खासकर सियासी पार्टियों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी की हवा चल रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है। आम आदमी पार्टी ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस पूरे हाशिए में है ही नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है कि अपनी पार्टी को मजबूत रखे। किस तरह ये तैयारी उसके पेश नजर तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि तैयारी तो उसी के लिए है, लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत देर तक भी कर सकता है। 10 साल का वक्त था, 10 साल में कांग्रेस पार्टी को आज जो ये बातें राहुल गांधी साहब ने कही है, ये बात अगर 10 साल पहले न सही तो कम से कम 5 साल पहले तो कही जा सकती थी, जब उनकी पार्टी दोबारा बैठक इख्तियार आई थी यूपीए 2 2009 में। लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क में जो आज राहुल गांधी ने इस बात को अंडरलाइन भी किया कि जो भी बड़े काम किए गए, जो भी पॉलिसी डिसीजन किए गए, चाहे वो इस मुल्क में सोशलिज्म लाने की बात हो, लफ्ज सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को आइन के दस्तूर के प्रीएम्बल में शामिल करने की बात हो, चाहे वो पंचायतों में खवातीन को रिजर्वेशन देने का मामला हो, ये राजीव गांधी के दौर हुकूमत में हुआ। और उसके बाद ये कि लोकपाल का भी बिल जो पास हुआ है वो कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। उससे पहले आरटीआई लाया गया, फूड बिल लाए गए। ये ऐसे काम है कि जिनसे इनकलाब हो सकता था, यानी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भी सरकार और हुकूमत बनाने की बात सोच सकती थी, जिसके अब लाले पड़े हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी
कि वो बहुत आराम सल्दी के साथ में पार्टी इस तरह होते हुए देखती रही और मुल्क में लोगों की जो उम्मीदें थी, जो ख्वाहिशें थी, जो तमन्नाएं थी, उनको पामाल किया जाता रहा और उसकी जगह अब आम आदमी पार्टी ने ले ली है। जी। तो यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है, उसकी नींद हो गई है, लेकिन उस दोबारा से जान फूकने की कोशिश। जी कुरबान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की कमी है। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस नए एपिसोड में जिस मौजू के हवाले से आपको मालूमात फराहम की जाएगी वो सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं है बल्कि एक सोशल प्रॉब्लम भी है। आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी, जिसे बेऔलादी या औलाद का ना होना कहा जाता है। लेटेस्ट सर्वे कहते हैं, एक हाल ही में किया हुआ, अगर अपने इंडिया की बात करें, मुल्क की बात करें अपने, तो हाल ही में किया हुआ एक सर्वे कहता है जो खासतौर पर इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंडक्ट किया गया है, उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि 47% लोग जो हैं खासतौर पे 31 to 41 की एज ग्रुप में फर्टाइल पाए गए हैं। ऐसे में जाहिर है अपने खास एपिसोड हम लेकर आए हैं जहां पर हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर आपको इस मौजू के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगी। डॉक्टर नेहा जैन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तशरीफ ये लाइए होम्यो केयर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। अगर आपको इनफर्टिलिटी के हवाले से कोई भी सवाल पूछना है तो हमारे इस डिस्कशन में
आप शामिल हो सकते हैं। अपने सवाल के साथ हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 04023313380 या फिर 04023313820। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? थैंक यू। डॉक्टर नेहा, आज हम एक निहायत अहम प्रॉब्लम पर बातचीत करने वाले हैं। जैसे बताया, इनफर्टिलिटी। तो हम सब जानते हैं इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर आप इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन साइंटिफिकली कैसे से डिफाइन करेंगी? Okay. Nowadays, infertility is a very common problem. A woman which is not able to get pregnant. जी। प्रेगनेंसी में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या कोई लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। और जैसा मैंने बताया, आज के दौर में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों से ही रिलेटेड हो सकती हैं। तो उन सारी चीजों को जानने के लिए, उनके कारण जानने के लिए हमें दोनों पहलुओं पर निगाह डालनी होगी कि फीमेल और मेल की क्या अहमियत है और क्या तकलीफें हो सकती हैं उनमें, जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम खास तौर पे ये भी बता दें कि आज जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हम ढूंढ रहे हैं या ढूंढेंगे, खास तौर पे होम्योपैथी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पे होम्योपैथी में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और कैसे रेक्टिफाई की जाती हैं ये प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर नेहा, अगर हम शुरुआत करें इनफर्टिलिटी के ज़ाहिर वजूहात से, कॉजेज से, तो आपने जैसे बोला मेल फीमेल दोनों में प्रॉब्लम्स होती हैं। कहाँ से शुरुआत करें? फीमेल से अगर हम शुरुआत करें तो क्या प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं फीमेल्स में? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किए गए सर्वे के हिसाब से ये आंकड़े सामने आए हैं कि 33% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, तो 33% मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट जो 33% के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो उसमें दोनों मतलब बोथ सेक्सेस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। और कुछ कॉजेज ऐसे भी हैं जो इन 33% में आते हैं जो कि अननोन है। अभी भी उनमें खोज जारी है कि ऐसी क्या वजह है, जब रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल हैं, सब कुछ सही है, फिर भी इनफर्टिलिटी की वजह सामने क्यों आ रही है। तो ये चीज भी है। जैसा आपने पूछा कि कॉजेज में फीमेल्स, तो फीमेल्स में देखें तो जनरली बहुत सारे कॉजेज होते हैं और फीमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है प्रेगनेंसी के दौर में। तो अगर इनफर्टिलिटी का फीमेल कॉजेज हम जानना चाहें तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन इज अ कंडीशन जिसमें सबसे पहले ओव्यूलेशन से आपने शुरू किया। जी हाँ, ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वुमेन की एग ओवरी से एग का सिक्रीशन होता है। तो अगर एग्स रिलीज नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए ओव्यूलेशन का नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में और भी कई मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीआईडी पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, या एंडोमेट्रियोसिस, या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड। ऐसी कई मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ओव्यूलेशन को अफेक्ट करती हैं। और जैसा मैंने बताया कि ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, या कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन इंपॉर्टेंट है। जब एग का सिक्रीशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं होगा। राइट, हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर नेहा जरा सी देर के लिए रुकते हैं और शो को आगे ले चलते अपनी पहले सवाल के साथ, कॉल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, मैं बिहार से विजया सिंह बोल रही हूँ। विजया सिंह, हाँ, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना मेरा चाहते उम्र 30+ है तो हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उम्र 30+ है जी। अच्छा, और आपके पीरियड्स मेंसेस हैं, रेगुलर हैं? और रेगुलर हैं सर। अच्छा, कोई टेस्ट करवाया आपने, किसी को दिखाया? हाँ जी, हाँ कराया। क्या हुआ? पॉजिटिव ही है उसमें तो। अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव इनका आ रहा है। 30+ एज बताई, मेंसेस रेगुलर हैं। कितने साल हो गए शादी को? 7 years। हाँ, कुछ और डिटेल्स? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या आपको लगता है 30+ एज, सब कुछ नॉर्मल है, मेंसेस रेगुलर हैं, कुछ डायग्नोस एज सच नहीं हो पाया है बट नहीं कंसीव कर पा रही हैं? देखिए, इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई, विजया सिंह जी ने, ये इन्होंने सिर्फ अपने बारे में बताया। एक्चुअली इन्होंने तो बताया कि इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो भी हुए हैं उनमें सब कुछ पॉजिटिव मीन्स नॉर्मल है। लेकिन क्या इन्होंने अपने हस्बैंड का भी टेस्ट कुछ कराए हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ फीमेल अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मेल का भी उतना बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो पहले अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप अपने हस्बैंड का चेकअप करवाएं और उनका स्पर्म काउंट और स्पर्म के जो भी टेस्ट होते हैं वो आप करवाइए एक बार। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर उपाय है इनफर्टिलिटी के केस में, तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। और जैसा इन्होंने अपनी एज बताई 30 इयर्स, तो इतना कोई लेट नहीं हुई है ये, 30 इयर्स ओके होता है, लेकिन टेस्ट से ही हम ये एग्जैक्ट कॉज जान सकते हैं कि क्या वजह है कि इन्हें ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अच्छा डॉक्टर नेहा, यहाँ पर हम एज के ऊपर आपको लाना चाह रहे हैं कि एज की क्या अहमियत है, इस प्रॉब्लम से किस तरह से रिलेटेड है, कितनी अहमियत रखता है एज फैक्टर? देखिए, आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ हो गई है और जो फीमेल्स हैं ऑल दीज आर वर्किंग वुमेन्स, और जो वर्किंग वुमेन्स नहीं भी हैं, जो नॉर्मल वुमेन्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, वो भी आजकल 30s के पहले तो चाहती ही नहीं है कंसीव करना। शादी थोड़ा, हाँ जी, आजकल शादी भी पहले जो बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे उसके हिसाब से शादियां जल्दी हुआ करती थी, लेकिन अब शादियां भी लेट होती हैं, तो उसके बाद ये जो मदरहुड है वो भी एक्सटेंड हो गया है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जहां तक एज का सवाल है कि एज को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ओवरी होती है जिससे एग रिलीज होता है, तो वो उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाती है। ओवरी विल नॉट बिकम वेरी एबल टू सिक्रीट्स द एग, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एग्स है, सिक्रीशन वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, जो एग सिक्रीट होते हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते जितना कि एक समय से पहले, मतलब जो प्रायर एज में जो होते हैं वो 30+ के बाद वो एग्स उतने हेल्दी नहीं होते। उसके बाद जो एग्स के बचे हुए नंबर हैं वो भी कम हो जाते हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फीमेल को मिसकैरेज का ज्यादा सामना करना पड़ता है, या उन चीजों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसकी वजह है कि एज के साथ साथ धीरे धीरे जो नॉर्मल इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो जाता है, जनरल जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप समय के साथ अपने माँ बनने के सुख का आनंद प्राप्त करें और कोशिश करें कि एज के अंदर ही आप इन चीजों को करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। करेक्ट। एज के अलावा और अगर कॉजेज की बात करें, ट्यूबल ब्लॉकेज, जी हाँ, बड़े सारे आपके पास मरीज आते होंगे, बड़े सारे जब भी ये शो होता है तो कई कॉलर्स इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है और फिर इसका क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, इलाज है? जी हाँ, क्या रोल ये प्ले करता है? देखिए, फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं फीमेल्स में, अगर उनमें ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से उसे हम जनरली कहते हैं कि ट्यूबल्स का ब्लॉक होना, ठीक है। अब इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इनका ब्लॉक होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो वो जानने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो टूवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब की साइड जाता है, ओके, और उसके बाद में जब मेंस स्पर्म आता है तो इट विल फर्टिलाइज विथ एग। तो अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगा तो एग्स में प्रॉब्लम होगी और फिर फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से इम्प्लांटेशन, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसीलिए फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा, तो हाँ, फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में उपलब्ध है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट करती हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होने की वजह से इनमें साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते, और ये आपके ओवरऑल जो इम्यूनिटी है उसे इम्प्रूव करती है, हार्मोन के बैलेंस को भी बढ़ाने में, या हम कहें कि नॉर्मल लेवल में लाने में मदद करती है। सही। और कौन सी चीजें, अच्छा, मेंसेस एक ये भी डिटेल्स होती है जो आप पेशेंट से लेती हैं जब बात फर्टिलिटी की आती है? जी हाँ। तो पीरियड्स और मेंसेस, जी हाँ, कई दफा लोगों के ये रेगुलर नहीं होते, ये साइकिल नहीं रेगुलर होती है, और कई दफा मेंसेस होते ही नहीं है, तो इस प्रॉब्लम का क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, ये क्यों होता? हम डॉक्टर साहब जरा सी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कॉल ले लेंगे, यहाँ पर एक सवाल लेते हैं अगला। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हुमेरा बात कर रही हूँ। अच्छा, हुमेरा, कहाँ से हैं आप? नासिक से। हाँ, नासिक से। क्या सवाल है? मुझे ना पहले एक लड़का है और उसके बाद ना प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। सही। और ना मैंने वो मेरा चेक वो कराई, मेरा सब नॉर्मल है, और वो जब
मेरे हस्बैंड की कराई ना, तो उनके इसमें फ्रॉड निकला। अच्छा। क्या उम्र है आपकी हुमैरा? हाँ 25। ओके। हस्बैंड की एज क्या है? उनकी 30। ठीक है। कुछ पूछना है इनसे हुमैरा से और डिटेल्स लेनी है? नहीं, बस इसी के बारे में बात आपके पीरियड्स रेगुलर है हुमैरा? हाँ वो रेगुलर है। चलें, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके फाइन। यहाँ पर पहला बेटा हो गया आराम से, आसानी से। फिर अब कॉम्प्लिकेशंस पेश आ रही हैं। 25 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। शायद मिसकैरेजेस प्रॉबेबली बार बार इन्होंने उसकी कंप्लेन की, और हस्बैंड का शायद कुछ एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम। जी हाँ, इन्होंने क्या बताया होम्योपैथी में इसका इलाज है और क्या आप बताएंगे? जी हाँ हुमेरा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी आप अंडर एज है, मीन्स आपकी एज 25 इयर्स है। और जैसा आपने बताया कि आपके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट हैं वो भी सारे नॉर्मल हैं, तो आपको परेशान होने की या निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसा आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उनके स्पर्म काउंट्स कुछ कम आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कई वजहें होती हैं स्पर्म काउंट के कम होने की। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर उनको कोई इंजरी हुई हो कभी, या एक्सीडेंट हुआ हो, वो कभी गिर गए हो फॉल के दौरान, हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, जो नॉर्मल पैसेज जो होता है स्पर्म्स का, उस ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म काउंट कई बार कम हो जाते हैं। और भी कई कारण होते हैं, जैसा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली ये एक म्यूकस ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी डिजीज है। तो जनरली जैसे म्यूकस ग्लैंड बॉडी में होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, तो जब सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है उस टाइम पर ये जो म्यूकस है, नॉर्मली हम देखते हैं कि मुंह में जो सलाइवा आता है इट्स थिन एंड वाटरी, एक ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में इट बिकम थिक, वो अपने नॉर्मल उससे उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक हो जाती है। तो इसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन कहते हैं। जो स्वेट होता है वो इट बिकम सॉल्टी। जनरली स्वेट में इतना सॉल्ट कंटेंट नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में ये चीजें बढ़ जाती हैं। और भी कई वजह हैं, जैसे कि अच्छा, ये सारे हाँ जी, तो हो सकता है ऐसी कोई चीज हुई हो जिसकी वजह से इनके हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो कुछ कम आ रहा है। वो तो इन्होंने बताया जी। और इसका क्या जी इलाज, ट्रीटमेंट जी बिल्कुल अच्छा होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। टाइम लगता है, डिपेंड करता है। एक्चुअली इन्होंने एग्जैक्ट काउंट नहीं बताया, डिपेंड। हाँ जी, तो वो देखकर हम एग्जैक्ट आपको टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं। और होम्योपैथी में सबसे हम मजेदार बात कहें तो ये है कि पर्सन टू पर्सन जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को इतने ड्यूरेशन में आराम लगा तो नेक्स्ट पेशेंट को भी उतने में ही आराम लगे, है ना। और दवाइयां भी जो होती हैं वो सारे पेशेंट्स की अलग अलग होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंसान कैसा है, उसकी चॉइस, उसकी डिसलाइक्स क्या है, उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से हम मेडिसिन निकालते हैं। यहाँ पर हम एक और सवाल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही है? हम सलमा बोल रहे हैं। कहाँ से? बीड़ से। हाँ, बीड़ महाराष्ट्र। क्या हो गया सलमा, कैसी हैं आप? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है? हमारी शादी को 5 साल हो गए। अच्छा। डॉक्टर हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, पर चेकअप करा हमने पर कोई फर्क नहीं पड़ा बताए। अच्छा सलमा, क्या एज है आपकी? 25। 25? हमारे शरीर में प्रॉब्लम बताई, शुक्र धातु तुम्हें बताइए। अच्छा सलमा, आपका सब कुछ सही है? पीरियड्स वगैरह रेगुलर है? हाँ आते रेगुलर भी होती है और 4-5 दिन से लेट भी होती है। करेक्ट। कुछ पूछना मैम सलमा से डिटेल्स लेनी है कुछ और? बेसिकली इनका हस्बैंड के साइड से ये बता रही है, शायद कुछ एनालिसिस नहीं प्रॉपर रिपोर्ट आई है। 5 साल शादी के हो गए, 25 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। ठीक है सलमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर नेहा इंशाल्लाह जरूर कुछ आपको सोल्यूशन बताएंगे इसका। एक और कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो महजबीन। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कैसी हैं आप? अच्छी। कहाँ से महजबीन आप? नागपुर से। क्या सवाल है? ये प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी थी। क्या पूछें? डॉक्टर है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, पूछें क्या सवाल उनसे पूछना है जी। क्या महजबीन, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है, सवाल पूछें। ये प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 10 साल हो गए, मैडम से बात करनी थी।
मैम आप प्लीज हेलो कर दें, ये सिर्फ डॉक्टर की आवाज सुनना चाह रही हैं। जी बोलिए। 10 क्या साल हो प्रॉब्लम गए है शादी आपको? के। हाँ, किसी को दिखाया आपने, डॉक्टर को कंसल्ट किया? मैजबीन सॉरी, वापस प्लीज कॉल करें टीवी की आवाज बंद कर कर। नाज़रीन, आज हमारी बातचीत चल रही है आदाब डॉक्टर के इस एपिसोड में इनफर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर नेहा जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तशरीफ लाएंगे ये होम्यो केयर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। इस मौजू के हवाले से प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 040233133380 या फिर 0402331320 पर। छोटे से वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे इस जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं और आज के इस एपिसोड में जी हाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं इनफर्टिलिटी जैसी मेडिकल एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम के बारे में। और फिर अगर हम एक सर्वे की तरफ आपको ले जाएं तो कहा जाता है कि आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में हर 10 में 6 कपल जो है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ऐसे में जाहिर इस प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना और इसको जानना जरूरी हो जाता है। प्रोग्राम में हम इसी मौजू के हवाले से कॉल शामिल कर रहे हैं 040233133380 या फिर 040233133320 नंबरात के जरिए। प्रोग्राम में हमारे साथ एक और कॉलर शामिल हो गए, इनका सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, कौन? हम रुकैया जम्मू से बोल रहे हैं। रुकैया? हाँ। अच्छा, रुकैया जम्मू से। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 25 है। राइट। हाँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम होती है, मुझे पीरियड्स के दौरान पेन होती है। अच्छा, ठीक है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करनी। बस और कुछ नहीं, बस That's it. That's not okay.
मेंसेस के दौरान पेन होता है इनका, ये इनका सवाल था। ठीक है रुकैया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलमा का सवाल आया था ब्रेक से पहले और इन्होंने कहा 25 साल इनकी उम्र है, 5 साल शादी को हो गए हैं और इनका सब पॉजिटिव आया है और वही हस्बैंड की तरफ इन्होंने इशारा किया कि शायद उनकी रिपोर्ट्स बहुत सही नहीं है। जी तो क्या तो सलमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा निराशा भरी लग रही थी। मायूस ना